हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैंने एक नई शुरुआत करी है, क्लास 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड। तो मैं अगर मुझे आप लोगों का प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 11th और 12th दोनों की बायोलॉजी आपको पढ़ाऊँ। बट इसके लिए मुझे चाहिए होगा आप लोगों का सपोर्ट, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं मिलता तो जो टीचर होता है वो भी डीमोटिवेट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं, तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करिएगा, इन वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने का। चलिए, तो आज हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का, और मेरी कोशिश रहेगी हमेशा की तरह कि मैं जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इनको ज़्यादा यूज़ ना करूं, और जितना इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये सब्जेक्ट लोगों को मुश्किल लगता है और लोगों को लगता है कि बायोलॉजी बड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है, तो इसको एक कहानी की तरह समझाऊं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, ह्यूमन ब्रेन, वो भी इस तरह से डिज़ाइंड है, हमें कहानियाँ याद रहती हैं और टेक्निकल चीज़ें हमें ज़्यादा याद नहीं रहती। तो मैं उसको ईजी करने की कोशिश करूँगा, एक कहानी की तरह आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ आती है सबसे पहले कि बायोलॉजी होती क्या है। क्योंकि पहला चैप्टर है 11th बायोलॉजी का, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि बायोलॉजी है क्या है। देखो, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो जब हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लिविंग बीन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। जब हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजी। तो अब आप पूछोगे कि क्या जो चेयर होती है, या जो सन होता है, या जो मून होता है, या जो पानी होता है, क्या इसकी पढ़ाई बायोलॉजी के अंदर नहीं आती? जी नहीं, इसकी पढ़ाई बायोलॉजी के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये नॉन लिविंग हैं। और बायोलॉजी में हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिन चीज़ों में जान होती है, जिन चीज़ों में लाइफ होती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जान होती है? वो चीज़ें हैं ह्यूमंस, हमारे अंदर जान है, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई। तो इन सब के अंदर जान है। तो जब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो चीज़ें ज़िंदा है, जिनके अंदर जान है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब सामने देखो, आप यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है, तो यह पिक्चर देख के हमें मालूम पड़ रहा है कि यार ये देखो, ये एक टाइगर का बच्चा है, ये लिविंग है, ये बैक्टीरिया है, ये भी लिविंग है, ये एक ह्यूमन चाइल्ड है, ये भी लिविंग है। ठीक है, तो अब इन तीनों में लाइफ है। और ये जो नीचे की दो चीज़ें हैं, ये चेयर आपकी और ये जो पानी, ये नॉन लिविंग है। और ये डिफरेंस करने के लिए कि किन चीज़ों में ज़िंदगी है, कि कौन सी चीज़ें ज़िंदा हैं या कौन सी चीज़ें ज़िंदा नहीं हैं, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बायोलॉजी आनी ही चाहिए। ये आदमी देख के भी बता देता है, सिर्फ लोग सेंस करके बताते हैं, इंट्यूटिवली जिसको बोला जाता है, लोग इंट्यूटिवली भी बता देते हैं। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता ना, जो इलिटरेट होता है, वो भी ये तो जानता है कि कौन सी चीज़ ज़िंदा है और कौन सी चीज़ मुर्दा है, किस चीज़ में लाइफ है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है, बट अगर हमें इसको बिल्कुल प्रिसाइज करना है कि हम कैसे कह पा रहे हैं कि यार ये सामने शेर ज़िंदा है, ये जो हमारे ये है शेर ज़िंदा है, ह्यूमंस हैं ज़िंदा हैं, बैक्टीरिया है ये ज़िंदा हैं, और ये चीज़ें नॉन लिविंग है, हमने इनको नॉन लिविंग बोल दिया। बट कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ना जो लिविंग चीज़ें हैं, इनके अंदर ऐसा क्या है कि जब हम बोलते हैं कि इनके अंदर ज़िंदगी है, और जो नॉन लिविंग है इनमें ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से हम इनको नॉन लिविंग बोलते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी लिविंग चीज़ों की जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये लिविंग है। अब क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ आती है ग्रोथ। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है। बहुत ज़्यादा मैं डेविएट नहीं होऊंगा, बट मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने का ईजी वे में। तो पहली चीज़ आती है ग्रोथ। अब जब ग्रोथ की बात होती है तो जैसे हम देखते हैं यार, एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बड़ा होते होते वो बिल्कुल एडल्ट हो जाता है, अंकल बन जाता है, तो ग्रोथ हो रही है। ठीक है,
लेकिन अब इसमें तो लाइफ होती है, ये ह्यूमन का बच्चा है, अब एडल्ट हो गया तो हम बोलते हैं इसमें लाइफ होती है, तो ग्रो कर रहा है। ग्रो कैसे करता है? सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीज़न होता है, सेल का साइज़ बढ़ता है, तो इससे ग्रोथ होती है, ठीक है। और ह्यूमंस में या जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, चाहे प्लांट्स ले लो चाहे जानवर ले लो, ये सब ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, जो लिविंग चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं। बट एक सवाल फिर उठता है कि कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो भी ग्रो करती हैं, जैसे कि सैंड ड्यून्स, ये रेगिस्तान में होता है, ठीक है। तो जैसे रेगिस्तान में ये देख रहे हो आप, ये रेत का एक माउंटेन टाइप का है, रेत का, ठीक है, एक टीला टाइप का है छोटा सा। अब मान लो यहाँ पे तूफान आ जाए तो रेत, अब क्या होगा? रेत का साइज़ और बढ़ जाएगा, ये जो रेत का माउंटेन है इसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो अब ये आप देखो कि जब तूफान आ रहा है तो ये सैंड ड्यून का साइज़ बढ़ रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है। तो लेकिन क्या सैंड ड्यून लिविंग है? नहीं, सैंड ड्यून लिविंग नहीं है, सैंड ड्यून में लाइफ नहीं है, बट फिर भी ग्रो तो कर रहा है, सैंड ड्यून ग्रो कर रहा है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते लिविंग चीज़ को, ठीक है। तो ये सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे, तो दिस इज़ नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, ये टिपिकल फीचर नहीं है, ये लिविंग चीज़ों का, लिविंग थिंग्स का ये टिपिकल फीचर नहीं है, क्योंकि ये फीचर तो नॉन लिविंग चीज़ों में भी पाया जा रहा है। तो सिर्फ हम इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि कोई चीज़ ग्रो करती है तो लिविंग ही होगी, क्योंकि हमने जैसा एग्जांपल में देखा सैंड ड्यून नॉन लिविंग है, ये भी ग्रो कर रहा है। आग होती है, जब आग लग जाती है, मान लो जंगलों में आग लगती है, तो आग भी ग्रो करती जाती है, आग फैलती जाती है, लेकिन आग में तो लाइफ नहीं है, आग तो नॉन लिविंग है। तो सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे नहीं बोल सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ ग्रो करती है तो इसलिए वो जिंदा है, ठीक है। अब हमें और फीचर्स लेके आने पड़ेंगे। सेकंड फीचर, रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो मेल और फीमेल, ठीक है, जब यूनाइट करते हैं तो उसकी वजह से एक उन बच्चा पैदा होता है उनका, ठीक है। बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करता है, बट बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, उसमें मेल फीमेल का चक्कर नहीं होता, ठीक है, बट रिप्रोडक्शन तो उसमें भी होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं, जो बैक्टीरिया है, जो प्लांट्स हैं, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब ये अपने ही जैसा एक और इंडिविजुअल पैदा करते हैं। अपने ही जैसे एक इंडिविजुअल को पैदा करना, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो सारे लिविंग चीज़ों में होता है, सारी ही लिविंग चीज़ों में रिप्रोडक्शन होता है। बट क्या, अब फिर क्वेश्चन उठता है, क्या रिप्रोडक्शन, जो चीज़ रिप्रोड्यूस करती हैं सिर्फ उन्हीं को हम लिविंग बोलेंगे? क्या जो चीज़ रिप्रोड्यूस करती हैं क्या सिर्फ उन्हीं को लिविंग बोला जाएगा? ऐसा नहीं है। इसका एक्सेप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन के लिए जैसे ये सामने आप देखो, ये क्या है? ये खच्चर है, हिंदी में खच्चर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है म्यूल। अब ये म्यूल क्या होता है पता है? जब डोंकी और हॉर्स का सेक्स होगा तो खच्चर पैदा होगा, लेकिन ये खच्चर एक खच्चर के साथ मिलके एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। खच्चर कैन नॉट रिप्रोड्यूस। खच्चर अगर एक खच्चर के साथ सेक्स करता है तो आगे खच्चर पैदा नहीं होगा, ये स्टेराइल होता है। तो फिर अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो क्या बोलें? क्या ये जिंदा नहीं है? फिर क्वेश्चन उठता है, क्या इसमें लाइफ नहीं है? क्या ये अलाइव नहीं है? अलाइव तो है ये। तो यानी कि सिर्फ हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि कोई चीज़ अगर रिप्रोड्यूस करती है तो ही हम बोलेंगे कि ये चीज़ अलाइव है, क्योंकि खच्चर है, खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा पर वो जिंदा तो है। ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमंस भी होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब जो बच्चा नहीं कर सकते। जैसे मेल है, मेल का किसी मेल के मान लीजिए टेस्टिस नहीं है, या एक्सीडेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ फीमेल को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं कर सकती, तो क्या ऐसे मेल और ऐसे ह्यूमन फीमेल जो बच्चा नहीं कर सकते, क्या हम बोलेंगे उनमें लाइफ नहीं है? लाइफ तो है। तो सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि अगर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस करती है तो उसके अंदर लाइफ होगी।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे, म्यूल हो गया या इनफर्टाइल कपल्स हो गए जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे बट वो अलाइव हैं। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, ये टिपिकल फीचर नहीं है। दिस इज़ नॉट अ टिपिकल फीचर। टिपिकल फीचर का मतलब क्या होता है? टिपिकल फीचर का मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होगा, मतलब सिर्फ इसी के बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये अगर ये फीचर होगा तभी बंदा लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग है। ये मतलब होता है टिपिकल का, क्योंकि ये टिपिकल फीचर नहीं है। खाली इसी के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो सकता कि कोई चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, जो मैंने भी आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझा दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ टिपिकल फीचर। जैसे ग्रोथ भी टिपिकल फीचर नहीं है, क्योंकि सैंड ड्यून्स की भी ग्रोथ हो रही है लेकिन वो तो नॉन लिविंग है। ऐसे रिप्रोडक्शन ये भी टिपिकल फीचर नहीं है। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म टिपिकल फीचर है, मेटाबॉलिज्म टिपिकल फीचर है, दिस इज़ अ टिपिकल फीचर। अब पहले देखते हैं मेटाबॉलिज्म है क्या। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आगे आप पढ़ोगे, जब आगे चैप्टर्स आएंगे। हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे हर एक इंसान के अंदर या हर जो चीज़ लिविंग है जिसके अंदर ज़िंदगी है उसके अंदर ना बहुत सारी हज़ारों लाखों केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। क्या चलती रहती हैं? केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस क्यों चलती हैं? बेसिकली इसलिए चलती हैं क्योंकि जो भी आप खाना खा रहे हो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे मिलती है? अंदर आपके सेल्स के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, वो आगे देखेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे। तो जितनी भी, चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमंस हो, हम सब लिविंग हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं इनका जो ओवरऑल सम है, तो सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, इनको हम जब जोड़ लेंगे तो सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दुनिया भर की ऐसे अंदर रिएक्शन चल रही हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होता है। कोई कुर्सी है, कुर्सी के अंदर नहीं होगा, चेयर के अंदर नहीं होगा। कोई बॉटल है, बॉटल के अंदर नहीं होगा। आपके मोबाइल के अंदर ऐसे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीज़ों में होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म एक टिपिकल फीचर है लिविंग बींग्स का। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया एक। ऐसे लिविंग बींग्स में एक कैरेक्टरिस्टिक और होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखो, जितने भी लिविंग बींग्स हम जानते हैं, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये सेल्स ना ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऐसे ही नहीं है कहीं कोई इधर उधर पड़े हुए हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड हैं। कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? देखो, सेल कैसे ऑर्गेनाइज होकर बन जाता है? टिश्यू, ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा 9th-10th में। फिर टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बनता है एक सिस्टम, और फिर ये इस सिस्टम से बनता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे बहुत अलग अलग सिस्टम बनते हैं। हार्ट का एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसे आपका ब्रेन वाला सिस्टम है, नर्व्स वाला सिस्टम है, तो वो नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, ऐसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी पूरा हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? सबको एक एक काम दिया हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक काम है, नर्वस सिस्टम का एक काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक काम है। तो सब ऑर्गेनाइज्ड हैं, सबको पता है कि इसको क्या करना है। ठीक है, जो हार्ट के सेल्स हैं उनको पता है उनको पंपिंग करनी है, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं उनको पता है उन्हें क्या करना है, उन्हें सेंस करना है, रिएक्ट करना है। लंग्स के सेल हैं उनको पता है क्या करना है, रेस्पिरेशन जो चल रहा है पूरा आपका। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अलग अलग सिस्टम आपके डेडिकेटेड हैं अलग अलग काम के लिए। तो सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड। जैसे स्कूल में ऑर्गेनाइज्ड होता है ना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एक क्लीनिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक पढ़ाई का डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ऐसे ही आपकी जो लिविंग चीज़ें होती हैं, ये भी, इनमें जो सेल्स होते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सिस्टम्स के फॉर्म में, जो मैंने बताया ऑर्गन्स का सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, ये एक टिपिकल फीचर है लिविंग बींग्स का। ये नॉन लिविंग में नहीं होता इस तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आते हैं होम्योस्टेसिस। ये क्या है? ये वर्ड बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, इसको पिक्चर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, ये देख रहे हो आप, गर्मी पड़ रही है, इस बंदे को पसीना आ रहा है, और यहाँ नीचे सर्दी पड़ रही है, ये बंदा क्या हो रहा है, ये शिवर कर रहा है, काँप रहा है ये। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये स्वेट कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी है और यहाँ सर्दी है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, आप देखोगे ये जो ह्यूमन बींग्स हैं एक तरीके से ये अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से।
ठीक है, जो नॉन लिविंग है वो नहीं करती। जो अब जैसे मान लो इस बंदे की जगह मान लो यहाँ पे चेयर होती है अभी, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे चेयर होती, अब गर्मी पड़ रही है तो चेयर को पसीना थोड़ा ना आएगा। ऐसे ही ये जो बंदा है इसके पीछे मान लो ये तकिया रखा है, अब ये जो पिलो है, पिलो थोड़ा ना ठंड में कांपेगा। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, ये बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। ये स्वेट क्यों आ रहा है? क्योंकि अडेप्टेशन है बॉडी का। जो एक्स्ट्रा हीट है बॉडी उसको पसीने के फॉर्म में बाहर निकाल रही है ताकि एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो सके। ऐसे ही कपकपी क्यों छूट रही है? कपकपी इसलिए छूट रही है ताकि बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन किया जा सके, बॉडी के अंदर गर्मी मेंटेन हो सके, इसलिए कपकपी छूट रही है। तो ये क्या हो रहा है आप देख रहे हो यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, जो कि लिविंग बीइंग्स हैं, ये एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से, गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है उसके हिसाब से ये रिएक्ट करते हैं। बॉडी रिएक्ट करती है, गर्मी हो गई तो पसीना आ गया, सर्दी हो गई तो कपकपा लिए। ठंड कपकपाने से क्या होता है? ठंड आप बचा रहे हो, सॉरी आप गर्मी जो है, गर्मी को आप कंजर्व कर रहे हो, हीट को कंजर्व कर रहे हो शिवर करने से। तो एनवायरनमेंट में चेंजेस के हिसाब से जो लिविंग बीइंग्स हैं वो अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो अडेप्टेशन है एनवायरनमेंट में चेंजेस के हिसाब से, ये लिविंग बीइंग्स का ये एक टिपिकल फीचर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो ये पता होना चाहिए आपको होम्योस्टेसिस। फिर अब देखो, और मैंने आपको बताया, देखो जो लिविंग चीज़ होती हैं यही अपने आसपास की चीज़ों को सेंस कर पाती हैं। जैसे अब ये देखो, मैंने वही सेम एक तरीके का एग्जांपल है, ये जो बंदा है, गर्मी हो रही है तो उसने देखा इसको गर्मी सेंस हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो क्या कर रहा है? पानी, इसने गर्मी सेंस करी, सेंस कर पाया कि एनवायरनमेंट में गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सेंस कर पा रहा है ये। ठीक है, सेंस करा और इसने रिस्पॉन्ड कैसे करा? इसने पानी की एक, ये देखो फुवारा मारा पानी का। पर ये चेयर ना तो गर्मी सेंस कर सकती है और ना ही रिस्पॉन्ड कर सकती है। ठीक है, अभी मान लो इस बंदे को यहाँ मान लो करंट लगा दो, तो करंट लगाओगे तो चिल्लाएगा, चीखेगा और भागेगा, दूर भागेगा करंट से, तो करंट को सेंस कर पाएगा और फिर जो भागना वो उसका रिस्पॉन्स है। पर अभी चेयर है, चेयर को यहाँ पे अभी एक तार लगा दो करंट का, चेयर को कुछ नहीं होगा, ना तो चेयर सेंस कर सकती है तार को, ना रिस्पॉन्ड कर सकती है, ना दूर भाग सकती है। तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, चाहे आप अब इस इंसान की जगह कोई आप जानवर ले लो, कोई भी लिविंग जो लोग हैं आप बीइंग, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे बैक्टीरिया हो, ये सारे के सारे अपने सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं। प्लांट्स भी करते हैं, आपने देखा है ना, जिस तरफ धूप ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, जो प्लांट होता है धीरे धीरे उस तरफ झुकना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप 9-10 ठीक से पढ़ी है तो जिस तरफ सनलाइट ज़्यादा होती है, प्लांट का जो झुकाव है उस तरफ टिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है जिस तरफ सनलाइट होती है। तो प्लांट क्या कर रहा है? सेंस कर पा रहा है सनलाइट को और रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस तरफ झुक रहा है। ठीक है, लेकिन कोई चेयर होगी वो ऐसा नहीं करती। तो जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करती हैं, सराउंडिंग्स को सेंस करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं। और जितनी भी, अब एक चीज़ और आती है, एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है, बट ये समझ लो कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को आप सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो आप समझ सकते हो लाइफ। ठीक है, तो जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, चाहे जानवर हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमंस हो, इन सब के अंदर कॉन्शियसनेस है। इन सब के अंदर एक तरह से कह सकते हो लाइफ है। जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि चेयर है, ठीक है, या आपका मोबाइल है, इनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। अब एक चीज़ और है जो ह्यूमंस में सिर्फ स्पेशल है, वो ये है कि ह्यूमंस सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं। जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, इन सब में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस, ओनली ह्यूमंस, खाली ह्यूमंस के पास सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? ह्यूमंस जानते हैं कि मैं हूँ, जैसे आप जानते हो ना कि मैं हूँ। जब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आप मेरे से पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं साहिल हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं साहिल हूँ। ठीक है, लेकिन जानवर को नहीं पता होता कि वो है, या प्लांट को नहीं पता होता कि प्लांट है, खुद को नहीं पता होता उसको। वो सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को सेंस तो कर सकता है, रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, बट वो सेल्फ अवेयर नहीं है।
एक शेर को नहीं पता होता कि शेर है, जैसे शेर वो खुद नहीं जानता कि वो शेर है, वो शेर जैसी कोई चीज़ है। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास है। ये चीज़ ध्यान रखो। कॉन्शियसनेस तो सबके अंदर है, लाइफ सबके अंदर है, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, बट जो सेल्फ अवेयरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास है। बाकी ना प्लांट्स के पास है, ना एनिमल्स के पास है, ना बैक्टीरिया के पास है, ना फंजाई के पास है, और किसी के पास नहीं है। सिर्फ ह्यूमन सेल्फ अवेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब एक चीज़ और है जो लिविंग में आती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है, वो है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन को मैं आगे जब चैप्टर आएगा तो तब वहाँ डिटेल में पढ़ाऊँगा। सिंपल समझ लो एवोल्यूशन का मतलब क्या है। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक तरीके से जीन्स में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो जीन्स होते हैं ये मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, विद टाइम जब जीन्स मॉडिफाई होंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है वही मॉडिफाई हो जाता है। आप में और एक बंदर में, या एक केले में, या एक सेब में, या आप एक चूहे में, फ़र्क क्या है? जीन्स का फ़र्क है। तो जब जीन्स फ़र्क आता है तो बाहर जो अपीयरेंस है उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन है ना, जीन्स के लेवल पे जो चेंजेस हैं वो विद टाइम स्लोली बहुत स्लो होता है। एवोल्यूशन हज़ारों साल में होता है, हज़ारों साल में, लाखों साल में जाके होता है। तो जीन्स के लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है, तो धीरे धीरे स्पीशीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे एवोल्यूशन को। ये सिर्फ मैं आपको हल्का सा एक वो दे रहा हूँ, ओवरव्यू। अब एक चीज़ और भी समझो आप कि जितनी भी चीज़ें हैं, ये कमाल की चीज़ है बायोलॉजी की, कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं ये सब इवॉल्व होती हैं। ठीक है, और सब आपस में कनेक्टेड हैं। इसको दोबारा सुन लो, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं ये सब इवॉल्व होती हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे जानवर हो, हम सब इवॉल्व होते हैं और हम सब कनेक्टेड भी हैं आपस में। अब आप कहोगे हम सब कैसे कनेक्टेड हैं? आप कहोगे मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे चिंपैंजी से कनेक्टेड हूँ, या मैं कैसे एक डॉग से कनेक्टेड हूँ, या मैं कैसे एक बैक्टीरिया से कनेक्टेड हूँ? हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। ये जब हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो सारी जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जैसे सामने भी आप एक ये देखो, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये हम ह्यूमन हैं, ह्यूमंस का, चिंपैंजी का, और ये देखो ये भी क्या है, चिंपैंजी जैसा ही होता है, बोनोमो, गोरिल्ला, ऑर्गन टू। ठीक है, तो एक तरीके से देखने में बंदर जैसे लग रहे हैं हम। ये सारे के सारे ये हम हो गए ह्यूमंस, और हमारे आसपास देखो ये गोरिल्ला है, बोनोबो, चिंपैंजी। अगर आप देखोगे ना, पीछे जाओगे, तो हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। हम सब का आपस में एक कॉमन एंसेस्टर था, और खाली हम ही कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं कि ह्यूमंस और चिंपैंजी कनेक्टेड हैं, या ह्यूमंस और गोरिल्ला कनेक्टेड हैं, ह्यूमंस और बैक्टीरिया भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, ह्यूमंस और बनाना भी कनेक्टेड हैं। एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं, बस फ़र्क ये होता है किसी से हम ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं, किसी से हम बहुत दूर से कनेक्टेड हैं। जैसे ह्यूमंस सबसे क्लोजली किससे कनेक्टेड है? चिंपैंजी से। अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करोगे तो ह्यूमन सबसे क्लोजली कनेक्टेड है चिंपैंजी से। कनेक्टेड हम बनाना से भी हैं, बट बहुत दूर कनेक्टेड है, बहुत दूर हो गया वो डिस्टेंस, दूर का रिश्ता है, बट कनेक्टेड हम सबसे हैं। तो जितनी भी, ये देखो एक ब्यूटी है बायोलॉजी की, या ब्यूटी कह लो, नेचर की कह लो, कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सब कनेक्टेड हैं आपस में, सब कनेक्टेड हैं। बस फ़र्क ये होता है किसी से हम क्लोजली कनेक्टेड हैं, किसी से हमारा बहुत दूर का रिश्ता है। तो जब ये हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे कनेक्शन है। बस अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो ही इवॉल्व करती हैं। ठीक है, ये लिविंग चीज़ों का एक फीचर है कि लिविंग चीज़ें इवॉल्व करती हैं, जीन्स के लेवल पे मॉडिफिकेशन होता है। नॉन लिविंग चीज़ें इवॉल्व नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ों में जीन्स ही नहीं होते। जीन्स सिर्फ लिविंग चीज़ों में होते हैं। आपके अंदर जीन्स हैं, मेरे अंदर जीन्स हैं, प्लांट्स के अंदर जीन्स हैं, बट एक पेंसिल में, एक कॉपी में, एक चेयर में, एक डस्टर में, इन सब में जीन्स नहीं है। कार में जीन्स नहीं है, क्योंकि जो एवोल्यूशन होता है वो जीन्स के लेवल पे होता है। तो जब जीन्स ही नहीं है तो वहाँ मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो एवोल्यूशन एक टिपिकल फीचर है लिविंग चीज़ों का। तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम डेफिनेशन देना जाएं एंड में तो क्या बोलेंगे? ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की। तो लिविंग चीज़ें क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि रिप्रोड्यूस करती हैं, इवॉल्व करती हैं, जो मैंने आपको बताया। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है, ये वही जो होम्योस्टेसिस था, जो होम्योस्टेसिस बताया मैंने, वही है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं हम अडेप्ट करते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब खुद से रेगुलेट कर लेते हैं। जो बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हम खुद से
रेगुलेट करते हैं। गर्मी पड़ रही है तो पसीना निकल आएगा, ठंड पड़ रही है तो हम शिवर करेंगे, ठीक है। और हम केपेबल होते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो बाहर जो हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं एनवायरनमेंट से। जैसे किसी ने आपको करंट लगा दिया तो आप चीखोगे, चिल्लाओगे, या करंट की तार को दूर फेंकोगे, या खुद भाग जाओगे, या किसी ने आपको पेन चुबो दिया तो पेन को आप दूर फेंक दोगे। तो जो बाहर से हमें जो स्टिमुलेशन मिल रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब ये जितने भी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, देखो डिफरेंस क्या होता है। जो मैंने अभी आपको पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं उसमें से 1 या 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि नॉन लिविंग में भी हों। जैसे मैंने बोला ना आपको कि जो नॉन लिविंग थे, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं, ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ों में भी ग्रोथ होती है। और जैसे फायर है, आग लग जाती है तो आग भगती जाती है, तो आप कह सकते हो कि जो फायर है एक तरीके से फायर भी रिप्रोड्यूस कर रही है। आग जब फैलती है तो पूरे जंगल में फैल जाती है, ठीक है, तो आग ग्रो भी कर रही है, आग रिप्रोड्यूस भी कर रही है। बट आग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, आग में एवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, आग में इस तरीके से होम्योस्टेटिस टाइप नहीं होता, जो मैंने आपको बताया था ना, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम नहीं है आग के अंदर। तो नॉन लिविंग चीज़ों में लिविंग चीज़ों के 1 या 2 फीचर तो मिल सकते हैं आपको। एक फीचर हुआ जैसे ग्रोथ का हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, बट सारे के सारे फीचर नहीं होंगे। सारे के सारे फीचर जो होंगे लिविंग बीन में, जो सारे के सारे फीचर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीन्स में ही होते हैं, वो नॉन लिविंग में नहीं होंगे। 1 या 2 फीचर हो सकता है कि आपको नॉन लिविंग में मिल जाए, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। जैसे अभी आग का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आग ग्रो भी करती है, आग रिप्रोड्यूस भी करती है जब फैलती है तो, ठीक है। जैसे सैंड ड्यून्स थे, सैंड ड्यून्स ग्रो कर रहे थे, तो 1 या 2 फीचर आपको नॉन लिविंग चीज़ों में मिल सकते हैं, बट सारे के सारे फीचर्स की जब बात आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन फाइनली मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में भी साइंस के लिए लाइफ को समझ पाना बहुत टिपिकल है, इतना आसान नहीं है। अभी भी कब हम लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, ये बहुत ही थिन लाइन है। तो आज भी साइंटिस्टों के लिए, साइंस के लिए ये बता पाना कि बाउंड्री क्या है, जहाँ पे हम किसी चीज़ को लिविंग बोलें या किसी चीज़ को हम नॉन लिविंग बोलें, ये अभी भी एक बड़ा ही मिस्टीरियस मामला है, बड़ा पेचीदा मामला है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए ये सामने अभी ये एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान कोमा में है। तो अब कोमा में क्या होगा, जैसे अब इस केस में क्या है, मान लीजिए इस इंसान का ये ब्रेन डेड है, ठीक है, ये जो शख्स हैं ये ब्रेन डेड है, इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा। लेकिन डॉक्टर के पास मशीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे मशीन्स लगी हुई हैं आप देख रहे हो, ठीक है। तो इन मशीन्स के थ्रू हम मेडिकल असिस्टेंस से इस इंसान का हार्ट और लंग्स, ठीक है, तो मतलब ये इंसान एक तरीके से मशीन की हेल्प से, इसका हार्ट चल रहा है और ये सांस भी ले पा रहा है मशीन की हेल्प से, लेकिन इसका ब्रेन डेड है। तो अब यहाँ पे बहुत बार एक चैलेंज हो जाता है इस चीज़ को डिसाइड कर पाना कि इस कंडीशन में हम क्या बोलें कि ये इंसान लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये बड़ी ही एक पेचीदा सी कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो साइंस के लिए आज भी लाइफ को डिसाइन बता पाना कि लाइफ एग्जैक्टली क्या है और एग्जैक्टली कि जो थिन लाइन है कि कब चीज़ लिविंग है कब चीज़ नॉन लिविंग है, ये आज भी इतना आसान नहीं है डिसाइड कर पाना, ठीक है। तो गाइज़ ये था पहला पार्ट, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो टाइप का मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है, जहाँ मैंने बताया आपको कि लिविंग चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। जल्दी आऊँगा और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।